आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हलचल है उधम सिंह नगर सीट में, नैनीताल लोकसभा सीट में, और लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद पांडे यहाँ से प्रत्याशी होंगे। आप तक क्या खबर पहुंची? मैं ये नहीं काम कभी मैंने जिंदगी में नहीं किया कि मैं भाजपा का विधायक बन के मैं दुनिया में ड्रामा करता फिरूं। ये मुझे नहीं आता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। कहने का उद्देश्य ये है कि जहाँ मुझे जो दायित्व मिलता है मैं उसी दायित्व को निभाता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम अगली बार शिक्षा मंत्री नहीं बन पाओगे। मैंने कहा मैं विधायक भी ना बनूं। और लोग बोलते थे जो शिक्षा मंत्री बनता है चुनाव नहीं जीतता है। शिक्षा मंत्री भी चुनाव जीत सकता है, मैं इसीलिए जीत के आया। मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ को तो पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं मिला। मैं ऐसे परिवार में पैदा हूँ। हमारे साथ इस वक्त गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे मौजूद है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कई तरह की चर्चाएं हैं। अरविंद पांडे के नाम को लेकर कई गैर राजनीतिक संगठनों ने उनके टिकट की दावेदारी की है और इसके बाद पूरा राजनीतिक जो हलचल है वो उस लोकसभा सीट पे बढ़ भी गया है। कुछ विकास कार्यों को लेकर दिल्ली गए थे विधायक अरविंद पांडे, वो लौट कर आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई है, उन पर भी चर्चा करेंगे। सर, दिल्ली आप पहुंचे थे, नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई है। कौन से हैं वो जो सड़कों को लेकर आपने बातचीत की है, क्या आश्वासन मिला है? सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देने गया था कि हमारा गदरपुर शहर जाम का शहर माना जाता था कि यहाँ जाम है, अतिक्रमण है, कई कई घंटे का जाम लगता था। हमने आग्रह किया था कि यहाँ बाईपास बनना चाहिए। बाईपास स्वीकृत हो गया, लेकिन जिस संस्था को काम मिला वह संस्था काम छोड़ के भाग गई थी। ब्लैक लिस्टेड होने की नौबत आ गई थी। हमारा बाईपास अधर में लटक गया था। हमारे स्थानीय सभी दलों के लोग, चाहे किसी दल के भी लोग हों, खास तौर पे हमारे यहाँ के स्थानीय मीडिया के लोग, सब लोगों ने हमारे साथ मिलके एक साझा हमने प्रयास किया। जिसके जो बस का था, संभव हो सकता था, सबने प्रयास किया। और मैं व्यक्तिगत नितिन गडकरी जी से मिलकर मैंने स्थानीय हालात को बताया तो गडकरी जी ने उस जो कंपनी काम छोड़ के भाग गई थी, अपने प्रयासों से उनको ठीक किया, पुनः उनको आदेश दिया, उनको खाते में पैसा दिया और बाईपास का काम चालू हुआ। आज उनके आशीर्वाद से बाईपास हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और आवागमन चालू हो चुका है। शहर हमारा जाम से मुक्त हो चुका है। तो मैं इसके लिए मैंने गडकरी जी का धन्यवाद दिया। साथ ही गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, यह सड़क इस समय टूटी हुई है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। वहाँ विपक्ष के लोग कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यह उनका अधिकार है, उनका हक है। विपक्ष में बैठे हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं सत्ता पक्ष में बैठा हूँ, जितनी मेरी क्षमता है मुझको सकारात्मक काम करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं नितिन गडकरी जी से मिलने गया और स्टेट से पहले इसको प्रस्ताव भिजवाया हमने। मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे आग्रह पे उन्होंने इस स्टेट को CRIF, इस प्रस्ताव को, इस सड़क को CRIF योजना में 45 नंबर पे इसको सेलेक्ट किया। और जब तक स्टेट का प्रस्ताव सेंटर को नहीं जाएगा तब तक उसमें उसको योजनाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि गदरपुर, मटकोटा, दिनेशपुर इस सड़क का प्रस्ताव भेजा। और साथ ही साथ एक हमारे रुद्रपुर विधानसभा में महतोज से लेके एक हमारे पशियापुर में गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे की बहुत मान्यता है। एक एक दिन में कम से कम कई कई लाख लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। उन श्रद्धालुओं को आने जाने में हमारे सिख भाइयों को दिक्कत आती है। तो उस हालात को देखते हुए उस सड़क का प्रस्ताव भी हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक जी हैं रुद्रपुर के, उनके प्रयास से भी
इस सड़क का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने सेंटर को भेजा है। वह 17वें नंबर पे है, 17 नंबर पे है। तो इन दोनों सड़कों को लेके मैं नितिन गडकरी जी से मिला और मैं अपने गडकरी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को तत्काल स्वीकार किया और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका पैसा पास होगा और कार्य भी चालू होगा। साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इलाके का विकास का मील का पत्थर साबित होगा। हमारे यहाँ गुलरभोज जलाशय है जो 17 किलोमीटर का लंबा है और वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ चालू हो गई हैं। नेशनल इंटरनेशनल यह प्रतियोगिताएं वहाँ चालू हो चुकी हैं, कयाकिंग की, कई तरह की पैरासेलिंग की व्यवस्था भी वहाँ हो चुकी है जो आसपास कहीं भी नहीं है। प्रतिदिन सैकड़ों नहीं हजारों के हिसाब से पर्यटक वहाँ आते हैं, लोग खुश होते हैं आके वहाँ। उसके विकास के लिए मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि माननीय मंत्री जी, हाईवे 9 किलोमीटर दूर निकलता है, नेशनल हाईवे NH-74। पंतनगर एयरपोर्ट मात्र 15-17 किलोमीटर की दूरी पे है जलाशय से। जिम कॉर्बेट ढेकाला जो इंटरनेशनल पार्क है, वहाँ दुनिया के लोग आते हैं। इस जलाशय को, इस पर्यटन केंद्र गुलरभोज को जिम कॉर्बेट से भी जोड़ा जाए तो जिम कॉर्बेट, NH-74 और पंतनगर एयरपोर्ट, इन तीनों को अगर जो हम जलाशय से जोड़ते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना भी है जो बिल्कुल मानकों को पूरा करती है, तो गुलरभोज जलाशय पे जितनी आने वाली सड़क है NH से और पंतनगर एयरपोर्ट से और जिम कॉर्बेट ढेकाला से जितनी सड़कें आती हैं, इनको अगर जो 4 लेन कर दिया जाए तो निश्चित ही यह पर्यटन केंद्र हिंदुस्तान के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक होगा और स्थानीय हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसका प्रस्ताव भी मैंने गडकरी जी को दिया है और इस पे हमारे मंत्री जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कि अरविंद, मैं आपके इस प्रस्ताव से बहुत खुश हूँ कि आपने इलाके के विकास के लिए, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, रोजगार के लिए आपने ये बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया। मैं यथाशीघ्र इसका सर्वे भी कराऊंगा और धरातल पे काम भी ला के दिखाएंगे। ये मंत्री जी ने मुझसे कमिटमेंट किया है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं नितिन गडकरी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, क्या केंद्र की, सर मोदी जी अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने तो वो उनका लगाव तो एक रहता ही है उत्तराखंड से। जिस तरह की विकास योजनाएं पिथौरागढ़ में मिली हैं, कई और क्षेत्र में उत्तराखंड को मिली हैं। अभी जमरानी बांध का एक मसला था, अभी एक दिन पहले ही उसको हरी झंडी वहाँ से मिली, और पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर वो भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, कितना फ़ायदा मिला है इस डबल इंजन का केंद्र में मोदी सरकार होने का, खासकर हमारे उस तराई बेल्ट को और जिसमें कि पर्वतीय इलाका भी आता है? उत्तराखंड जब से बना है, हमेशा राजनीतिक दलों ने एक स्लोगन बना लिया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ये उत्तराखंड के काम आनी चाहिए। लेकिन स्लोगन बनाने से पहाड़ का विकास नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा। धरातल पे आपको सकारात्मक काम करना पड़ेगा। जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे, आप बड़े बड़े पदों पे बैठ जाओ और रिजल्ट दे न पाओ, मात्र स्लोगन से काम तो नहीं चलेगा, जनता का विकास नहीं होगा, जनता का हित नहीं होगा। मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आप बनाइए और आपको परिणाम दिखेगा। मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि जमरानी बांध परियोजना 48 साल से लंबित है, लगभग कुछ एक आध साल गड़बड़ भी सकता है, लेकिन 48 साल से यह प्रोजेक्ट लंबित है। किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिनके प्रयास से हमारे मोदी जी को लगा कि निश्चित ही पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, और उन्होंने जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति देके निश्चित ही उत्तराखंड के वासियों पे बहुत बड़ा एहसान किया है, किसानों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उत्तराखंड की जनता मोदी जी का यह एहसान कभी नहीं भूल पाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं उनका। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस बीच माहौल बड़ा हलचल है उधम सिंह नगर सीट में, नैनीताल लोकसभा सीट में। पिछले दिनों मेरा जाना भी हल्द्वानी हुआ था
तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी अटेंड कर रहा था, कल भी मैंने देखा कि नारंगमत्ता गुरुद्वारे में अरदास की जा रही है अरविंद पांडे के नाम पर, और लोग ये कह रहे हैं, और दिलचस्प बात ये है कि जो गैर राजनीतिक संगठन हैं वो निकल कर आए हैं कि अरविंद पांडे यहाँ से प्रत्याशी होंगे। आप तक क्या खबर पहुँची है? भाई साहब, सुना मैंने भी ऐसा ही है। और मैं सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जिन गैर राजनीतिक संस्थाओं ने मेरे बारे में ऐसा सोचा है, मैं उन सभी अपने भाई बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा है और मेरा हौसला बढ़ाया है। मेरे किए हुए कामों को उन्होंने पसंद किया है। मैं उनका साधुवाद करता हूँ। मैं और विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ब्लड में है, मेरे संस्कार में यह है कि जहाँ की जनता मुझे जो आशीर्वाद देती है, जो दायित्व सौंपती है, या मेरी पार्टी जो मुझको दायित्व सौंपती है, मैं 100% उसी दायित्व को निभाता हूँ और मैं रिजल्ट देता हूँ, नतीजा देता हूँ। मैं ये नहीं काम कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं किया कि मैं भाजपा का विधायक बन के मैं दुनिया में ड्रामा करता फिरूँ। ये मुझे नहीं आता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैंने भाजपा की जनता की सेवा मैंने ईमानदारी से किया और रिजल्ट आप देख सकते हैं कि भाजपा के नौजवानों के हाथों में बंदूकें होती थीं। बहुत एक अराजकता का माहौल होता था। वहाँ की जनता ने मुझको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, मुझको विधायक बनाया, तो मैंने वाहिगुरु की सौ मैंने वहाँ के नौजवानों के हाथों से बंदूक हटाकर मैंने भाजपा को औद्योगिक क्षेत्र बनाया और वहाँ के नौजवानों को मैंने मालिक बना के बैठाया, उनको काम पे लगाया, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ भाजपा में। लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस भाजपा में मैंने वहाँ के नौजवानों को भाजपा का मालिक बनाया, मेरे वहाँ से हटने के बाद कुछ नेताओं की दखलंदाजी से हमारे भाजपा के जो नौजवान हैं अपने ही इंडस्ट्री में एक कर्मचारी बन के रह गए। नेता और अधिकारियों ने उन कामों पे कब्जा कर लिया है। मुझे भाजपा के लोगों को भी न्याय दिलाना है। भाजपा के बच्चों को, भाजपा के नौजवानों को जो मालिक थे उनको मालिक बनाना है मुझे। और ये जो अफसरशाही, नेतागिरी उनके काम पे हावी हो चुकी है, मुझे उससे उनको मुक्ति दिलानी है। कहने का उद्देश्य यह है कि जहां मुझे जो दायित्व मिलता है मैं उसी दायित्व को निभाता हूं। गदरपुर की जनता ने मुझको दायित्व सौंपा कि गदरपुर का विधायक, तो मैंने गदरपुर क्षेत्र की जनता का मैंने सेवा की और दायित्व मुझे गदरपुर का मिल जाए और मैं देहरादून, नैनीताल, मसूरी मैं घूम के बड़ा नेता बनूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब मेरे संगठन ने, मेरी पार्टी ने मुझको शिक्षा मंत्री बनाया, तो मेरा धर्म था कि मैं अपनी पार्टी की साख बढ़ाऊं। जिन मेरी पार्टी के मेरे नेतृत्व करने वाले मेरे नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया कि मुझे शिक्षा मंत्री बनाया जाए, खेल मंत्री बनाया जाए, तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं अपने नेताओं के सम्मान को बढ़ाऊं, मैं अपनी पार्टी, अपने संगठन की साख को बढ़ाऊं, मैं अपने सरकार की और अपने मुख्यमंत्री की साख को बढ़ाऊं। ये मेरा दायित्व था और इसी नाते मैंने काम किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा, ये मेरा दायित्व था। और इसके लिए बहुत दबाव आए, लेकिन मैंने किसी के दबाव की परवाह नहीं की। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम अगली बार शिक्षा मंत्री नहीं बन पाओगे। मैंने कहा मैं विधायक भी ना बनूं, लेकिन जो दायित्व मुझे आज मिला है मैं उसको निभाऊंगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत सामने आ जाए। और मैं विचलित बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ाया और मैंने एनसीईआरटी लागू की। कई लोगों ने कहा कि साहब प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे तो बड़ी देहरादून की साख बिगड़ जाएगी। मैंने कहा देहरादून की साख इस बात में बढ़ानी है कि जो प्राइवेट स्कूल सुविधा देता है अभिभावकों को, उनके बच्चों को, हम वही काम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं कर सकते। हमने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई, इंग्लिश मीडियम बनाया। रिजल्ट ये आया कि आम जनता ने
सरकारी सिस्टम पे विश्वास करना चालू किया और एक एक अभिभावक की, अपने एक एक बच्चे की, जो प्राइवेट स्कूल में 1-1 लाख रुपए साल की फीस जाती थी, उनको लगा कि जब एक ही बोर्ड है सीबीएसई, एक ही पाठ्यक्रम हो गया एनसीईआरटी, तो हम प्राइवेट स्कूलों में फीस क्यों दें। सब लोग प्राइवेट से विमुख हुए, सरकारी सिस्टम पे विश्वास किया, सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ गई। तो ये काम करके मैंने अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की इमेज को बढ़ाने का मैंने काम किया। क्रिकेट में हमारे उत्तराखंड के गरीबों के बच्चे दूसरे स्टेटों के पिछलग्गू बन के खेलते थे 20 साल तक। जो बच्चा 20 साल पहले क्रिकेट खेलता था, आज वो 40 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, उसका सपना टूट गया। क्योंकि एसोसिएशनों पे, क्रिकेट की जो एसोसिएशन है, इन पे नेताओं के, उत्तराखंड के नेताओं का ही कब्जा था, पता कर लीजिएगा। इन संघों के झगड़ों के चक्कर में, इन नेताओं के आपस के लालच की वजह से उत्तराखंड को 20 साल तक बीसीसीआई की मान्यता नहीं मिली और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। मैं खेल मंत्री बना तो मैंने अपने संगठन की साख के लिए, अपने संगठन की इमेज को बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड के बच्चों का क्रिकेट में भविष्य उज्ज्वल हो, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए, मैंने ईमानदारी से बीसीसीआई को लाने के लिए पहल किया। और आज रिजल्ट आप देख सकते हैं, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 17, मेंस वुमेन्स दोनों फॉर्मेट में कितना बढ़िया गेम चल रहा है। हजारों बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने तो ये सीखा भाई साहब कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इससे अलग हटकर जो भी आपको दायित्व मिले, उस दायित्व को अपने क्षेत्र के प्रति, अपने इलाके के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति ईमानदारी से रिजल्ट देना चाहिए। और मैंने शिक्षा मंत्री रहते हुए, लोग बोलते थे ये शिक्षा विभाग नहीं है, ये उद्योग विभाग है, मैंने उसकी परिभाषा बदलने का काम किया है। शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग ही बनाने का काम किया, उद्योग विभाग का तगमा इसको खत्म किया। और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग के जितने मेरे शिक्षक भाई बहन हैं, मैं आज आपके माध्यम से उत्तराखंड के सभी शिक्षक भाई बहनों का, बेटियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं बेशक 5 साल में शिक्षा मंत्री रहा, 2 साल कोविड की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जितने दिन भी समय मिला, शिक्षा विभाग के शिक्षक भाई बहनों का मुझे इतना सहयोग मिला। इसी वजह से कुछ सकारात्मक काम किए गए। और लोग बोलते थे जो शिक्षा मंत्री बनता चुनाव नहीं जीतता है, मैंने अपने शिक्षक भाई बहनों के साथ मिलकर काम किया। इसी वजह से शिक्षा मंत्री भी चुनाव जीत सकता है, मैं इसीलिए जीत के आया। आप तो इसी वजह से कुछ सामाजिक संगठन के हमारे माताओं, बहनों, बेटियों ने, हमारे सिख भाइयों ने अगर जो मेरे नाम कोई आवाज़ उठाई है, तो मैंने तो देखो, मैंने कहीं अपने पार्टी फोरम में देखिए, मैंने कहीं भी दावेदारी नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं इतने गरीब परिवार से उठा हूं। मैं दावे से बोल रहा हूं कि जब किसी महिला को बच्चा पैदा होता है तो उस महिला की सेवा की जाती है, दूध पिलाया जाता है, बादाम छुआ खिलाए जाते हैं। मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ को तो पीने के लिए 1 गिलास पानी भी नहीं मिला। मैं ऐसे परिवार में पैदा हूं, इसीलिए मैं अपने अतीत को कभी नहीं भुलाऊं। जब मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती है तो मैं अपने अतीत को याद करके जनता का भला करने का प्रयास करता हूं मैं। इसीलिए मैं भगवान की कृपा से आम जनता ने मेरे बारे में सोचा है। और मैंने पार्टी में इसलिए दावेदारी नहीं की क्योंकि मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने पार्टी और संगठन के एहसानों से दबा हुआ हूँ। मैं दबा हुआ हूँ और जो भी मेरा संगठन मुझको आदेश देगा, 100% जितना मेरे संगठन के नेता जो मुझसे चाहते हैं, मैं उससे 21 रिजल्ट दूंगा। ये मेरे स्वभाव में है, ये संस्कार में है और ये मेरा संकल्प है। इसीलिए मैंने कोई दावेदारी की नहीं है। लेकिन आम जनता ने आवाज़ उठाई है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे भाई बहन, मेरे कामों को लोग याद करते हैं। मैं आप लोगों का, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, मेरे कामों को आप लोगों ने पसंद किया है, मैं उन लोगों का सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और कभी मैं आवश्यकता पड़ी तो मैं ऐसे भाई बहनों को जो मेरे काम को जिन्होंने सराहा, मैं तन मन धन से मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।
तो ये थे गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी फोरम में वो तो संगठन का एक प्रक्रिया है, वो आगे जो भी रहेगी, लेकिन उनकी अपनी दावेदारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से गैर राजनीतिक संगठन और तमाम नेताओं में भी अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है, ये भी कहा जा रहा है, उड़ती हुई खबर ये भी चल रही है कि उत्तराखंड में हो सकता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में 5 सांसदों के टिकट कट भी सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जो एक सर्वे कराया गया था उसमें पुअर वाले सांसद भी हैं 3 और एवरेज भी हैं। तो क्या 2024 की लड़ाई अगर बड़ी होगी, अगर टिकटें कटती हैं, तो एक नाम जो गदरपुर में इस समय विधायक के तौर पर अरविंद पांडे हैं, उनके लिए जिस तरह से आवाज उठ रही है, तो एक सशक्त नाम हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा, पार्टी जो आदेश देगी, उस आदेश को उन्होंने पहले भी पूरा किया है और इस बार भी अगर आदेश देगी तो वो पूरा करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।